हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आपकी क्लास 2 है। इसमें हम जो है संवैधानिक संकल्पनाओं का दिग्दर्शन देखते हैं। कोई भी चीज होती है तो उसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि वो चीजें कहाँ से आई, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो उसके बारे में और क्या क्या चीजें हम जानते हैं, उन सब चीजों को हम देखते हैं। संवैधानिक संकल्पनाओं के दिग्दर्शन में हम लोग जो है ये चीज देखें, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके आगे फिर हम देखेंगे आपका विधि के समझ क्षमता क्या होता है, आपका जो है कानून राज्य कैसे होता है, कानून कैसे होता है, ठीक है, पुलिस राज्य क्या होता है, कानून राज्य क्या होता है, आपका कानून कैसे शासन करता है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका इसके इंट्रोडक्शन से। प्रशासनिक विधि के विकास का विरोध आपका इंग्लैंड में विधि शासन के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे इसका विरोध किया जाता है और किसके आधार पर किया जाता है। तो आपका विधि शासन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। प्रशासनिक विधि आपका अलग है और विधि शासन आपका अलग है। आंग्ल विधि का विधि शासन आधार स्तंभ है और यह जो है कहा जाता है कि प्रशासनिक विधि स्वरूप में जो है विधि शासन का विरोधी है, ठीक है। प्रशासनिक साधन विधि आपका जो होता है स्वरूप से विधि शासन का विरोधी होता है। इसी प्रकार अमेरिका में प्रत्यायोजित विधान का विरोध शक्ति पृथक्करण के आधार पर किया गया है, ठीक है। प्रत्यायोजित विधान क्या है इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है, ये कहाँ से विधान बनता है, विधान क्या होता है, इन भी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अमेरिकन संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर जो है आधारित है और इन आक्षेपों के कारण प्रशासनिक विधि के जो है विकास में रुकावट आई है, किंतु प्रशासन के विकास में कोई अड़चन नहीं है और ना ही वह बढ़ता ही गया है, ठीक है। आपका जो प्रशासनिक विधि के जो है विकास में रुकावट आई, लेकिन प्रशासन के विकास में कोई रुकावट नहीं आई, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। प्रशासनिक विधि आपकी अलग है, प्रशासन जो है आपका अलग है, ठीक है। प्रशासन विधि का जो है उसके रुकावट आई है, प्रशासन में कोई रुकावट नहीं आई है, और किंतु इन आक्षेपों का जो है प्रभाव स्थिर ना हो सका है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अधीन जो है विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन प्रशासनिक अभिकरणों को दिया गया है, ठीक है। तो इसी में हम जो है शक्ति पृथक्करण भी देखते हैं। आपका शक्ति पृथक्करण क्या होता है, ये कितने में डिवाइड होता है, आपका जो है कहाँ कहाँ शक्ति पृथक्करण की जरूरी है, कहाँ नहीं जरूरी है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। विधान की अगर बात की जाए तो विधान इसके शब्द से जो है इंगित होता है कि विधान मतलब होता है आपका कानून, नियम, ठीक है। कोई जैसे आप कहते हैं ना ये सृष्टि का विधान है, तो वहां पे नियम होता है ना विधान का मतलब। और उसी में हम बाद में आपको देखेंगे प्रत्यायोजित विधान। कॉमन लॉ का अनुसरण करने वाले देश में प्रशासनिक विधि का समुचित मान्यता इस कारण नहीं मिल पाई है क्योंकि लोगों को प्रशासनिक प्रक्रिया में आपका जो है अविश्वास था। वास्तव में प्रशासनिक शक्ति के नियंत्रण की पद्धति के रूप में देखने से यह प्रख्यान किया जा सकता है कि प्रशासनिक विधि उल्लंघन नहीं करती है। प्रशासनिक विधि जो है उल्लंघन नहीं करती, बल्कि दूसरी तरफ विधि शासन का संप्रवर्तन करती है। यहाँ पे बताया गया कि प्रशासनिक विधि जो होता है वह प्रशासन विधि का उल्लंघन नहीं करती है या उसका जो है एक दूसरे का समर्थन ही करती है, ठीक है। प्रशासनिक विधि और विधि शासन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अनुकूल हैं। जैसे आप लोग जानते हैं अनुकूल और प्रतिकूल होता है ना, तो वहीं पे ये प्रशासनिक विधि और आपका विधि शासन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन अनुकूल हैं। ये एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं, ये एक दूसरे के अनुकूल हैं। प्रशासनिक शक्तियां सदैव विधि शासन का विरोधी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक शक्तियां जो होती हैं सदैव आपके विधि शासन का विरोधी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, विधि शासन आपका क्या होता है। विधि शासन, विधि मतलब होता है कानून और शासन मतलब शासन, ठीक है। कानून का कैसे शासन होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अर्थ में देखते हैं कि विधि शासन का अर्थ है कि सरकार मनुष्यों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। अब मनुष्यों के सिद्धांतों क्या 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 मतलब है कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लो अपनी यूपी में योगी सरकार है, ठीक है। तो योगी सरकार, लोग तो कहते हैं कि योगी सरकार, लेकिन योगी सरकार क्या मतलब है कि ऐसा नहीं किया जो है सरकार जो है वह व्यक्ति विशेष की है, ठीक है। ये सरकार आपकी किसकी है, ये कानून की सरकार है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे योगी जो है वहां पे सीएम है तो योगी जो बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे उनके अनुसार चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं है। कानून जो है उसके अनुसार चीजें चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहना गलत होता है कि वहां पे योगी सरकार, यहाँ पे कहना होता है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी की सरकार है, ठीक, ये हो सकता है, ठीक है। और बीजेपी पार्टी की सरकार है, इसका मतलब ये भी नहीं कि नियम ये जो बनाएंगे वही सब कुछ चलेगा।
आपका यहाँ पे कानून चलेगा, ठीक है। सरकार चाहे जिसकी आए, लेकिन चीजें आपकी कानून के अकॉर्डिंग ही होती हैं। अब हाँ, अगर जो वहां पे कानून, जैसे कोई भी चीज का कानून बना दिया जाएगा तो वहां पे वो चीजें लागू हो जाती हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है कि साधारण तौर पर जो है विधि शासन का अर्थ है कि शासन का प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार हो। शासन का जितना भी कार्य होता है, जैसे आपको जैसे शासित किया जाता है, सारा जो कुछ A to Z कार्य होता है वह विधि के अनुसार हो, ऐसा साधारण तौर पर होता है। विधिक दृष्टिकोण से साम्य भी विधि शासन का अंग है। विधिक दृष्टिकोण में आपका साम्य भी आपका विधि शासन का अंग होती है। डायसी के अनुसार इसका क्या अर्थ है? डायसी आप लोग जानते हैं विधि शास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि विधि शासन का सिद्धांत बहुत पुराना है, इसका प्रवर्तक न्यायमूर्ति कोक को माना जाता है। तो यहीं पे आपका एमसीक्यू बन जाता है कि विधि शासन का प्रवर्तक कौन है, तो वहां पे आपका न्यायमूर्ति कोक हो जाएगा, क्योंकि उसी ने कहा कि राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। इस प्रकार कोक ने प्रशासकों को महत्वाकांक्षा के ऊपर विधि के आधिपत्य का समर्थन किया है। डायसी की विवेचना के अनुसार विधि शासन की संकल्पना में 3 सिद्धांत यहाँ पे निहित हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, हम तीनों की बात करते हैं। नंबर 1 पे आपका विधि की सर्वोच्चता, ठीक है। आपके देश में विधि सबसे ऊपर होगा, फिर आपके उसके नीचे सभी लोग आएंगे, चाहे आपका सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, कोई भी जो है स्थान पे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, सबसे ऊपर आपका विधि आता है। विधि शासन से अभिप्रेत है कि नियमित विधि को अत्यांतिक सर्वोच्चता या प्रधानता जो है मनमानी शक्ति के प्रभाव के विरुद्ध है, और मनमानोपन के जो है वहां पे मनमानापन परमाधिकारी या सरकार के व्यापक विवेकाधिकार के अस्तित्व का प्रयोजन करता है। डायसी का यह विचार था कि जहां कहाँ भी जो है विवेकाधिकार है वहीं मनमानी करने की गुंजाइश रहती है, ठीक है, और जो नागरिकों के विधिक स्वतंत्रता के लिए असुरक्षा प्रदान करती। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कानून नहीं होता, वहां पे आपका विवेकाधिकार हो जाता। तो विवेकाधिकार अगर जो होता, वहां पे क्या होता, विवेकाधिकार में अगर जो चीजें होती तो वहां पे व्यक्तियों को वहां पे उसके अधिकार वहां पे छीनते, वहां पे जो जनता थी उनकी चीजों पे उनको बेस्ट जो है वहां पे चीजें नहीं मिलती। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे विवेकाधिकार की बात की गई, तो जैसे मान लो जैसे एक लोग यहाँ पे हैं और इनको बताया गया कि आप जैसे और इनको पे इतने लोगों पे नियंत्रण करना है, मान लो ये इतने लोगों पे नियंत्रण करना है, तो इनका विवेकाधिकार क्या है, इनका जो है विवेक जो भी इनका कहेगा वो इनसे कार्य करवाएंगे, ठीक है, चाहे वो चीजें गलत हो चाहे वो सही हो। यहीं पे अगर जो आपका कानून है तो कानून के तहत वही कार्य होगा जो वहां पे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कानून के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो वहां पे वो चीजें लागू होंगी जो सही होंगी, और विवेकाधिकार पे आ जाता है तो वहां पे वो सारी चीजें लागू हो जाएंगी जो उसके जो है मन करता है, जो उसके मन मुताबिक होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे लागू हो जाएंगी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता की बात की जाए तो यहाँ पे हम यह आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 14 मतलब आपके संविधान के आर्टिकल 14 में दिया गया है, और आर्टिकल 14 आपका क्या है, आपका मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 14 जो है मूलभूत अधिकार होता है, और मूलभूत अधिकार को आपके संविधान के भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में, ठीक है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मूलभूत अधिकार आपको किस भाग में रखा गया, तो संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष जो है समान होते हैं। कोई भी वहां पे विधि के आगे कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, चाहे वह किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वह कोई भी इंसान हो, ठीक है। डायसी की यह प्रतिपादना थी कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही विधि के अधीन होता है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हो सकता। और इस परिवेश में डायसी ने विधि शासन तथा फ्रांस के ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव में भेद अभिदर्शित किया है। उन्होंने फ्रांस में स्थित ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को कट आलोचना की, क्योंकि वहां शासन तथा नागरिकों के बीच विवादों के विनिश्चय के लिए पृथक रूप से प्रशासनिक अधिकरणों का उत्क्रम वहां पे किया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा डाला कि उनके देश में प्रशासनिक विधि की सत्ता नहीं है। किस देश में, वहां पे फ्रांस में प्रशासनिक विधि की सत्ता नहीं है, ऐसा उन्होंने डायसी ने कहा, ठीक है। अगला का पॉइंट है यहाँ पे विधिक भावना की प्रबलता। इसको हम देखते हैं कि विधि शासन का प्रयोग इस बात का प्रकट करता है कि अधिकार लोगों की रूढ़ि और परंपरा से निकलते हैं, जिनको न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में मान्यता प्राप्त की जाती है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि आपकी जो परंपरा क्या होती है, आपकी रूढ़ियां क्या होती हैं, ये सब चीजें जो हमने आपको
बताया था इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, आपके सेकंड सेमेस्टर में। संविधान लोगों के अधिकारों का स्रोत नहीं है। संविधान लोगों के अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि परिणाम है। इस प्रकार अधिकारों का संरक्षण ही परम महत्ता है यहाँ पे, ठीक है। अधिकारों का संरक्षण करना आपका परम महत्ता है। आपके मान लीजिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों का अगर जो हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर उच्च कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं और उच्च कोर्ट आप आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, भारतीय विधि में विधि शासन आपका कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे पहला पॉइंट मिल जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भारतीय विधि में विधि शासन के लिए, ठीक है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च जो है संविधान का, इसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ भी होगा उससे ऊंचा संविधान ही होगा। आईपीसी, आपका सीआरपीसी या फिर कोई भी कानून है, सबसे ऊपर आपका संविधान को रखा गया है। संविधान को उद्देशिका में जो है विधि शासन की संकल्पना का निर्देश किया गया है। आपकी जो संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, तो इसको उद्देशिका को इंग्लिश में आपको प्रेम्बल बोलते हैं। तो इसमें जो है प्रेम्बल में सबसे पहले आपको क्या किया गया, तो जो भी चीजें हैं, आपको देश कैसे चलाना है, देश कैसे बनाना है, ठीक है, देश की सामाजिक आर्थिक चीजें जो भी कुछ है सब कुछ यहाँ पे प्रेम्बल में मेंशन किया गया है। तो प्रेम्बल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कि जिसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। इसका ये अर्थ यह है कि देश के शासन को संचालित करने के लिए विधि शासन के अधीन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात की गई हम भारत के लोग, तो भारत के लोग मतलब भारत के जो यहाँ पे नागरिक हैं उनके लिए बताया गया हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब जो क्या है, आपको जो भारत है इस पर किसी दूसरे के देश का कब्जा नहीं, किसी का कब्जा नहीं है, या जो है स्वयं में जो है प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी मतलब आपको जो है यहाँ पे समाजवादी की भावना है, पंथ निरपेक्ष की यहाँ पे चीजें हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, यहाँ खुद में एक लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य उसको बोलते हैं जहाँ पर चुन के जो है वहां पे जो है आपके सीएम और पीएम बनते हैं, ठीक है, वहां पे जो है मतलब वहां पे सदस्य जो चुन के जाते हैं संसद में, उसको जो है गणराज्य बोलते हैं। बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक विचार, ठीक है, समाजवादी की बात की जाए तो वहीं पे ये नीति निर्देशक तत्व, आर्थिक की बात की जाए वहीं पे चीजें, अगर समाज बेहतर है तो वहां पे आर्थिक कंडीशन सही नहीं तो उसकी भी यहाँ पे बात की गई, आर्थिक कंडीशन को वहां पे ध्यान में रखा जाएगा, राजनीतिक चीजों को वहां पे रखा जाएगा। आपके विचार जो होंगे उनको अभिव्यक्ति करने के लिए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको किसमें दिया गया है, आर्टिकल आपको यहाँ पे 25, 26, 27, 28 में दिया गया है, ठीक है। वहां पे जो है प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता आप लोग जानते हैं, वहां पे जो है सभी को बराबर दी जानी चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों को यहाँ पे रखने के लिए ये प्रेम्बल में पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि हमारा देश विधि के शासन से संचालित होगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, समता का संवैधानिक अपेक्षा, इसको हम देखते हैं कि आपका समता की संवैधानिक अपेक्षा में अभी आपको बताया कि आर्टिकल 14 आपका विधि के समक्ष समता की बात करता है और इस अनुच्छेद से अभिप्रेत है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को जो है उसको समान जो है चीजों को दायित्व मिले, उसका समान आधार पर जो है उसको समान माना जाए। संविधान के अंतर्गत विधि शासन की संकल्पना विवेकाधिकार के विरुद्ध है। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वहां पे विवेक के आधार पर चीजें की जाए, वहां पे आपको जो है संविधान के आधार पर और आपके विधि के आधार पर वहां पे चीजें दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी को विधि के समक्ष समान नहीं रखेंगे, किंतु विवेकाधिकार का आशय यह नहीं कि मनमानी करने से जो है इनका अधिकार से नहीं है, ठीक है, उसके मनमानी करने के अधिकार से नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रशासनिक कार्यों को ऋजुता को न्याय संगत ढंग से किया जाना चाहिए। प्रशासनिक ऋजुता को सुनिश्चित करने के लिए कहीं कहीं नैसर्गिक न्याय के जो है सिद्धांतों के विधि शासन की कीमत भी माना गया है। विधि शासन की यह मान्यता आप जो है कितने भी ऊंचे हों, आपसे जो है सबसे ऊपर जो है विधि को रखा गया है, ठीक है।
विधि शासन प्रशासन के अखिल क्षेत्र में व्याप्त रहता है और राज्य को प्रत्येक अंग विधि शासन द्वारा विनियमित होता है। कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक निकायों को अधिकारिता में द्रुत गति से वृद्धि होना अपरिहार्य है और विधि शासन की संकल्पना अपना महत्व ही खो देगी यदि राज्य के प्रकरण जो है अपने कार्य कृत्य को ऋजु और न्याय संगत ढंग से निर्वहन करने में कर्तव्य से अपना भारत पारित नहीं करते, मतलब वहां पे अपना कर्तव्य से चीजें नहीं करते तो अब विधि शासन की संकल्पना अपना महत्व ही खो देती है। ठीक है, तो वहां पे विधि शासन नहीं होगा अगर वहां पे जो है जो निर्वहन करने वाले लोग हैं अपना कर्तव्य से अपना कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अगला का पॉइंट अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण में देखते हैं कि भारतीय संविधान में व्यक्तियों को मूल गारंटी की अधिकार दी गई है। मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। ठीक है, मूल अधिकारों की गारंटी आप जो जानते हैं, मूल अधिकारों की गारंटी आर्टिकल 32 में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत और आर्टिकल 226 में आपको जो है उच्च न्यायालय के तहत जो है जा सकते हैं कोर्ट के पास। ये अधिकार अगर जो आपका हनन होता है तो ठीक है, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे उपबंधित किया गया है। आधारिक संरचना का भाग, इसको देखते हैं कि विधि शासन का संविधान की आधारिक संरचना में शामिल कर लिया गया है जिससे वह संसद की संविधायी शक्ति से परे है। ठीक है, और संविधान के संशोधन में भी उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। मनमाना का अपवर्जन और विवेकाधिकार का नहीं, यहाँ पे विवेकाधिकार नहीं। ठीक है, भारत में विधि शासन की संकल्पना में मनमानी करने की शक्ति का अपवर्जन है और विवेकाधिकार का वहां पे अपवर्जन नहीं है। विवेकाधिकार का अर्थ यह नहीं है कि मनमानी करने की शक्ति से नहीं, मतलब विवेकाधिकार का अर्थ मनमानी करने की शक्ति से नहीं है। अगला आपका पॉइंट विधिक अपेक्षा का पालन, इसमें हम देखते हैं कि विधि शासन के अधीन विधिक अपेक्षा का पालन आवश्यक होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने पी सांबमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में विधि शासन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 371 घ को अविधिमान्य कर दिया। अपेक्षाकृत उपबंध ने जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को प्रशासनिक सेवा अधिकरण को निर्णय को अकृत करने के लिए प्राधिकृत किया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रकृत उपबंध विधि शासन को अतिक्रमण करता है और संविधान का एक आधारिक संरचना और लक्षण यह है कि न्यायालय ने कहा कि विधि शासन का आधारभूत सिद्धांत है कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल संविधान द्वारा अनुबंधित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विधि और न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के अनुसार जो कि संविधान द्वारा या सुनिश्चित करने के लिए प्रदत्त की गई है कि विधि का पालन हो और कार्यपालिका तथा अन्य प्राधिकारियों की तरह विधि से अपेक्षा का अनुपालन हो और यह पुनर्लोकन की शक्ति के माध्यम से है कि विधिक शासन कायम रखा जाता है और राज्य का प्रत्येक अंग विधि की परिसीमा के भीतर रहता है। ये चीज यहाँ पे कोर्ट ने बताया। अगला आपका पॉइंट, इसी में हम देखते हैं आपका औचित्य निर्धारण। औचित्य निर्धारण आपका क्या होता है कि विधि शासन का कल्याणकारी राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रशासनिक विधि के जो है शक्ति के उचित प्रयोग की अपेक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पे शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बारसे के पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि पुलिस हवालात में रखी गई स्त्रियों के साथ उचित बर्ताव करना चाहिए। पुलिस को हवालात में रखी गई स्त्रियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए तथा पुलिस अभिरक्षा में कैदियों के संरक्षण विशेषकर औरत कैदियों की जो है लिए एक मार्गदर्शन संहिता भी प्रारूपित कर दिया। ठीक है, इस तरह जो है मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामशंकर रघुवंश में उच्चतम न्यायालय ने लोक नियोजन के मामले में औचित्य को यह अभिनिर्धारित करके सुरक्षित किया कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य में पुलिस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल दिया गया कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य में पुलिस रिपोर्ट पे आपका विश्वास किया जाना उचित नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आपकी पुलिस की रिपोर्ट होती है, पुलिस का बयान होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस का बयान जो होता है या पुलिस के जो है वहाँ पे कुछ भी चीजें होती हैं, जैसे कैदी जो है कोई है या फिर अपराधी है तो वहाँ पे पुलिस के सामने चीजें बयान देता है और वो चीजें कोर्ट में जाके अपने बयान बदल देता है। ठीक है, तो पुलिस वहाँ पे कहती है कि आपने ये बयान दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस का बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। ये चीजें यहाँ पे बताई गई।
ठीक है। आप लोग जो है मूवी वगैरह में देखते होंगे तो वहां पर भी जो है ये चीजें दिखती हैं कि पुलिस के बयान कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होते। अगला आपका पॉइंट, लोकहित का संरक्षण। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ वर्षों में से जो है उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सिद्धांतों के प्रतिपादन की जो है तरफ अपना जो है मूव ऑन किया है कि विधि शासन का संरक्षण समाज के सभी लोगों को मिल जाए। मिस बीना सेठ बनाम बिहार राज्य के मामले में शीर्ष न्यायालय आपका जो है मतलब उच्चतम कोर्ट जो है उसने विधि शासन की पहुंच को गरीबों को, पिछड़ी लोगों को, अनभिज्ञों को, निरक्षरों को विस्तारित कर दिया। निरक्षर वो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब 6 से जो 14 साल के मतलब 6 से ऊपर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और जिनको लिखना पढ़ना और बोलना जो है किसी भाषा एक भाषा में नहीं आता, वो उनको निरक्षर कहा जाता है, जो भारत में मानव समाज के अधिकांश भाग को गठित करते हैं। और ठीक है, अगर जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में लिटरेसी रेट 76% है, ठीक है, 24% आज भी जो है निरक्षर हैं भारत में, ठीक है। और सबसे ज्यादा निरक्षर आपके जो है बिहार में है और सबसे ज्यादा आपके जो है पढ़े लिखे हैं वो केरल राज्य में है, ठीक है। जब इसने करार दिया कि विधि शासन का अस्तित्व केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिनके पास उनके अधिकार लड़ने की शक्ति है, ठीक है। विधि शासन जो है वह सबके लिए होता है, ऐसा नहीं केवल उनके पास ये अधिकार है कि जो यहाँ पे कानून से लड़ सकते हैं, ठीक है, उनको ये शक्ति दी गई है। बहुधा यथास्थिति बनाए रखने के लिए साधन है जो उनकी प्रधानता को संरक्षित और परिरक्षित करते हैं। उनको समुदाय के बहुत बड़े भाग का शोषण करने की अनुज्ञा वहां पे रखी गई, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क विधिक शिक्षा समिति जो है हजारीबाग को प्रार्थना पत्र जो है जिसमें जेल के भीतर कतिपय कैदियों को 2-3 दशकों से अन्यायपूर्ण और अवैध निरोध की तरफ से आकर्षित किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई का आरंभ भी कर दिया गया, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पर लोकहित का संरक्षण में ही देखते हैं कि पीपल्स इंडियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ के बाद में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने जो है स्वैच्छिक संस्था ने, यह एक स्वैच्छिक संस्था है, स्वैच्छिक मतलब खुद से एक संस्था है, ने एक पत्र उच्चतम न्यायालय को लिखा और बोला कि एशियाड परियोजना में जो एशियाड परियोजना हुई उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका अतिक्रमण हो रहा है, जिसमें विभिन्न श्रम विधियों का उल्लंघन भी किया जा रहा है वहां पे एशियाड परियोजना पर, क्योंकि श्रमिकों को जो है न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। और उच्चतम न्यायालय ने पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया, ठीक है, और कहा कि और अभिनिर्धारित किया कि विधि शासन के पहुंच समाज के निर्धन और निर्बल तक भी होनी चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या फिर निरक्षर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, विधि का शासन सबको मिलना चाहिए। संविधानवाद के सिद्धांत पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बीना सेठ बनाम बिहार राज्य के विधि शासन के क्षेत्र में समाज के दलित, गरीब और अनभिज्ञों को जो है शिक्षित मतलब जो अशिक्षित हैं उनको भी कानून की देखरेख को आगे बढ़ाया है, जो समाज के अधिकांश भाग को निर्माण करते हैं। विधि शासन केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो वहां पे लड़ने के लिए वहां पे उपयोग होते या फिर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, ठीक है, ये सबके लिए होता है और इसका प्रभाव सबके ऊपर कायम होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण कैसे है या क्यों करना जरूरी है, इन सब चीजों को हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काफी प्राचीन है। दार्शनिक अरस्तु को इसका प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है, तो यहीं से आपका एमसीक्यू बन जाता है कि शक्ति पृथक्करण का जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वहां पे अरस्तु हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने इस सिद्धांत का वर्णन किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक एमसीक्यू बन जाता है कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो वहां पे आपका अरस्तु हो जाएगा। राजनीति के विचारक लॉक ने भी इस अपनी पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में जो है इसका स्थान दिया, किसको, शक्ति पृथक्करण को। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू बनता है कि सिविल गवर्नमेंट आपकी किसकी पुस्तक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के शास्त्रीय विवेचक आपके जो है मॉन्टेस्क्यू ने जो है ब्रिटिश संविधान को गतिशीलता को देखकर किया था, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, इसमें हम अब जो है अगले पॉइंट में मॉन्टेस्क्यू का प्रतिपादन देखते हैं, यह उन्होंने कैसे अपना प्रतिपादन किया, ठीक है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक आपकी विधायी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है और कार्यपालिका शक्ति होती है। इनमें से प्रत्येक शक्ति एक अलग और एक विशिष्ट अंग में निहित होती हैं, क्योंकि यदि एक जो है ये सब एक ही में जो है निहित हो जाती है तो वहां पे समेकित करना
मुश्किल हो जाता है, वहां पे समेकित अगर जो हो जाती तो वहां पे स्वतंत्रता का खतरा पैदा हो जाता है। यदि विधायी और कार्यपालिका शक्ति अगर मान लो समेकित हो गई तो वहां दूसरे के लिए जो है आपको जो है खतरा पैदा कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे शक्तियां आपकी तीन होती हैं और तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों शक्तियां एक हो जाएं। ठीक है, अगर तो तीनों शक्तियां एक ही तरह की हो जाएंगी तो वहां पे आपकी चीजें जो है खतरा पैदा कर देती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो खतरा कैसे पैदा कर देती और वो शक्ति कैसे जो है वो अपना अलग अलग चीजें रहेंगी। यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहे हैं कि आपकी तीन शक्तियां होती है। ठीक है, तो आपकी शक्ति कौन कितनी तीन है, आपकी विधायी, ठीक है, दूसरी आपकी क्या होती है कार्यपालिका, और तीसरी आपकी न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो ये तीनों शक्तियां होती हैं। तो मान लीजिए आपका जो ये है, ठीक है, ये और ये, मान लो आपका ये विधायी है, ये आपका क्या है, ये न्यायिक रख लो, और ये आपका क्या रख लो, ये कार्यपालिका। तो अगर जो मान लो तीनों शक्तियों का समेकित हो जाता है, ये एक दूसरे में निहित हो जाती है, ठीक है, मैच करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे खतरा करेगा समाज के लिए। ठीक है, अब कैसे खतरा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। मान लीजिए तीनों चीजें खो गई, या फिर ऐसा रख लो आप, क्या हो गया आपका यहाँ पे विधायी आपका हो गया और यहाँ पे कार्यपालिका। ठीक है, तब भी ये खतरा पैदा करेंगी। या फिर आपको मान लो ये कार्यपालिका है, ये आपका न्यायिक है, ये आपका कार्यपालिका, तब भी ये खतरा पैदा करेंगी। एक दूसरे में इनका समेसन अगर तो हो जाएगा तो यहाँ पे खतरा ही पैदा करेंगी। और मान लो ये आपका न्यायिक है और ये आपका विधायी है, तब भी आपका खतरा पैदा करेंगी। ठीक है, तो इन शक्तियों का जो है एक दूसरे से मिलना जो है मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खतरा पैदा करती हैं। अब ये कैसे खतरा पैदा करती हैं ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, ये जैसे विधायी है, ये आपका न्यायिक है, और ये आपका विधायक हो गया, न्यायिक हो गया, और ये आपका कार्यपालिका वाला हो गया। ठीक है, तो ये तीन पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। ये तीन पर्सन यहाँ पे हैं, तीनों पास शक्तियां हैं। मान लीजिए आपका ये एक समाज है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले इसकी दो कंडीशन होगी। मान लो एक फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब शक्तियां अलग अलग होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब शक्तियां एक में होंगी। तो हम देखते हैं जब आपकी शक्तियां एक में है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपका ये समाज है। ठीक है, तो अगर जो समाज है और यहाँ पर भी आपका एक समाज होगा। ठीक है, मान लो इनके पास शक्तियां जो है ये एक में है, शक्तियां ये सब एक में है, तो क्या करेगा, ये जब तीनों शक्तियां एक में हो जाएंगी तो ये क्या करेंगे, ये अब इन पे जो है कुछ भी करें। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, जब वो कोई तीन व्यक्ति एक व्यक्ति बन जाता है, तो एक व्यक्ति वो जो कार्य करेगा वो अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं आएगा। तो ये चीजें चाहे समाज पे सही करें चाहे ये समाज पे चीजें गलत करें, वहां पे कोई रोक टोक कोई वहां पे रोके टोकेगा नहीं। और वही तीन व्यक्ति जो एक व्यक्ति बन जाते हैं, मतलब एक में मिल जाते हैं तब। और मान लीजिए वहीं पे जो है वो तीनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये कार्य इस पे कुछ कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसने जो है गलत कार्य किया, तो यहीं पे दो चीजें आ जाएंगी, ये आपका कार्यपालिका और विधायी आपका आ जाता है यहाँ पे रोक लगाने के लिए कि आपने ये गलत कार्य किया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे विधायी ने गलत कार्य किया, तो यहाँ पे आपका न्यायिक और कार्यपालिका रोक लगा देता कि आपने ये कार्य गलत कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मनाही ही कर देगा। मान लीजिए कार्यपालिका ने यहाँ पे गलत कार्य किया, तो विधायी आपका और न्यायिक जो है वहां पे गलत जो है रोक लगा देता है। मान लो दो लोगों ने गलत कार्य किया, तो तीसरा आके वहां पे कह देता कि आपने गलत कार्य किया। ठीक है, वहां पे रोक लगा देगा। ठीक है, इसीलिए तीनों का अलग अलग होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताएगी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निचोड़ वहां पे संकेंद्रित किया गया। ठीक है, और इन सब चीजों में यहाँ पे यही आपको बताया गया है। अगला आपका पॉइंट, आपका मॉन्टेस्क्यू का प्रतिपादन हुआ, तो उन्होंने जो है विधिवेत्ता वेड और फिलिप्स ने शक्ति पृथक्करण के तीन सिद्धांत को यहाँ पे अर्थ निरूपित किए हैं। तो उन सिद्धांतों का अर्थ हम देखते हैं। व्यक्तियों को जो है एक ही समूह के सरकार के तीन अंगों में से जो है एक अंगों का निर्माण ना करें। ठीक है, मतलब तीनों लोग जो है
जो एक ही जो है जैसे तीनों, जैसे एक ही व्यक्ति है वो तीनों जो है, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है वो आपका विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपका यहाँ पे विधायक शक्ति हो गया, न्यायिक शक्ति हो गया और आपका यहाँ पे कार्यपालिका की शक्ति, तीनों पे जो है एक ही व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ठीक है, तीनों का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एक ही व्यक्ति जो तीनों जगह नहीं जाएगा। जैसे आपका उदाहरण के लिए मंत्रीगण जो है आपके संसद में ना बैठे। दूसरा आपका है सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब विधायी वाला आपका न्यायिक के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायिक वाला कार्य जो है कार्यपालिका के, और कार्यपालिका वाला जो विधायी के, ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों का निर्वहन ना करे। ठीक है, और ये इनकी जिम्मेदारी ना उठाए, न्यायिक अपना कार्यपालिका की जिम्मेदारी ना उठाए, ये एक दूसरे की जिम्मेदारी भी ना उठाए, हस्तक्षेप ना करें और जिम्मेदारी ना उठाएं। ऐसा विधिवेत्ता वेड और फिलिप्स ने जो शक्ति पृथक्करण के जो है सिद्धांत के जो है अध निरूपित किया था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संरचनात्मक और कृतिक पार्थक्य पर जोर। ठीक है, इस प्रकार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संरचनात्मक और कृतिक पार्थक्य पर बल देता है। किसी भी आदर्श राज्य में इस प्रकार का शक्ति पार्थक्य पूर्ण होना चाहिए, किंतु इस लक्ष्य का जो है पूर्ति पूर्ण रूपे नहीं हो पाई है। शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादन इंग्लैंड के संविधान के आधार पर किया गया। ठीक है, तो यहीं पे आपका एमसीक्यू बनता है कि किसके सिद्धांत पर पृथक्करण का प्रतिपादन हुआ, तो वहां पे इंग्लैंड हो जाएगा। किंतु इस अर्थ जो है, इस तीन जो है अर्थों में से किसी भी ब्रिटिश संविधान में विद्यमान नहीं पाया गया है। तीसरे अर्थ के बारे में जहां तक एक अंग दूसरे अंग के जो है कार्यों का निर्वहन की बात की गई है, वहां पे विधायी और न्याय निर्णय शक्तियों का प्रत्यायोजन बढ़ता जा रहा है। यह प्रवृत्ति भी प्रभावी और शक्ति का पृथक्करण के विपरीत है। अगला आपका पॉइंट, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन में हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ब्रिटिश संविधान के आधार पर हुआ है, किंतु अनुपालन अमेरिकन संविधान में किया गया है। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान में आज तक सैद्धांतिक रूप में विद्यमान है। अमेरिकन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अधीन सभी विधायी शक्तियां वहां के सांसद, वहां का जो संसद होता है उसको कांग्रेस बोलते हैं, उसमें निहित होती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 के अधीन वहां पे कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और अनुच्छेद 3 के अधीन पे वहां पे न्यायिक शक्तियां जो होती है वह न्यायपालिका में निहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 एमसीक्यू बनते हैं कि वहां पे जो है संसद को, वहां अमेरिकन के संसद को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। वहां पे आर्टिकल 2 की शक्तियां जो होती हैं वह आर्टिकल 2 की शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती है। मतलब कार्यपालिका जो है आर्टिकल 2 में बताया गया है, और कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 3 आपको जो है वहां पे न्यायिक शक्तियों की बात करता है, जो कि न्यायिक शक्तियां आपकी न्यायपालिका में निहित होती हैं। अगला आपका पॉइंट है, इन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर यह कहा जाता है कि अमेरिका में सरकार के एक अंग में जो शक्तियां निहित हैं वह किसी अन्य अंग में निहित नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जो है उच्चतम न्यायालय ने किलबॉर्न बनाम थॉमसन के मामले में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान के सफलता पूर्वक चलने के आवश्यक बताया। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है संविधान के सफलता पूर्वक चलने के लिए आवश्यक यहाँ पे बताया है उच्चतम न्यायालय ने। अगला आपका पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान के निर्माता पूर्व पृथक्करण आपका नहीं चाहते थे, वहां पे जैसे शक्तियों का जो है पूरी तरह से पृथक्करण नहीं चाहते थे। वह इस सिद्धांत का जो अर्थ यह मानते थे कि संपूर्ण राज्य की शक्तियां एक हो, जो एक ही व्यक्ति या फिर राज्य के अंग में निहित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, और ये सही भी बात है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अर्थ यह है कि एक अंग कार्यकलाप के जो है दूसरे अंग द्वारा कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जाए, जिससे जो है कोई भी अंग सर्वोपरि ना हो। ठीक है, एक अंग दूसरे अंग के साथ जो है मिलकर काम कर सके, उसके साथ अपना जो है हिस्सा जो है जता सके, लेकिन वहां पे जो है दोनों में बराबरी हो, दोनों में संतुलन हो। ऐसा ना हो किसी का जो है चीज का ओहदा जो है वहां पे बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि एक ही चीज में सब कुछ जो है सारी शक्तियां जो सम्मिलित हो जाएं। ऐसा वो जो है जो अमेरिका के संविधान निर्माता थे वो नहीं चाहते थे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में जाफे और नाथनसन ने जो ठीक ही कहा है कि इसका लक्ष्य शक्ति के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध राजनीतिक संरचनात्मक उपायों को बनाए रखना है, और अनुषंगिक रूप से यह कृत्यों के सफल विभाजन की व्यापक सीमाएं भी निर्धारित कर देता है। इसका तर्क वर्गीकरण की अपेक्षा ध्रुवता का तर्क है। सिद्धांत का महान उद्देश्य
शक्ति के केंद्रों को कुछ सीमा तक जो है विकेंद्रित करके निरंकुशतावाद जो है यहाँ पे अवरुद्ध करना वहां पे था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और प्रशासनिक विधि का आपस में प्रभावित होना, ये एक दूसरे से कैसे जो है इफेक्ट करती हैं, एक दूसरे से कैसे इंप्रेस होती हैं, इसको देखते हैं कि अमेरिका में जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उपयोग प्रशासनिक विधि के विरोध में किया गया है। प्रशासनिक विधि का प्रधान क्षेत्र प्रत्यायोजित विधान है और विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन का शक्ति पृथक्करण के जो है सिद्धांत का वहां पे ठावन का माना जाता है। ठीक है, सिद्धांत को जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वहां पे माना गया है और इस दृष्टि से प्रशासनिक विधि के औचित्य पर आक्षेप किया गया है। अगला आपका पॉइंट, किंतु 20वीं शताब्दी में निसंदेह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का स्वरूप काफी बदल गया है। इनको नए रूप में जो शक्ति नियंत्रण और शक्ति मतलब संतुलन का सिद्धांत कहा गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य के परिवर्तित स्वरूप आपके जो है यहाँ पे परिवर्तित स्वरूप में इस सिद्धांत के पूर्ण रूप से जो है इसको लागू नहीं किया गया है। अमेरिका में भारी भरकम अभिकरणों की स्थापना की गई है और उनको विशालकाय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। ये प्रशासनिक अभिकरण अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इन अभिकरणों को नियम बनाने तथा न्याय निर्णय की भी शक्ति दी गई। ठीक है, जो यहाँ पे आपके कार्य करते हैं उनको शक्तियां भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में जो है भारी भरकम अभिकरणों की स्थापना भी की गई है और उनको शक्तियां भी दी गई है नियम बनाने की और न्याय निर्णय की वहां पे शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं। अगला आपका पॉइंट यहीं पे है, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का जो वहां पे सिद्धांत है उस पर क्या प्रश्न है, उसका क्या प्रश्न है, इसको देखते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संवैधानिक स्थिति नहीं है। ठीक है, इसको कानूनी मान्यता नहीं है। संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि इस सिद्धांत को संविधान में सन्निविष्ट कर दिया जाए, परंतु जानबूझकर इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व के अधीन आपका अनुच्छेद 50 के अलावा, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, संपूर्ण संवैधानिक योजना की शक्तियों को औपचारिक और सैद्धांतिक विभाजन का प्रतिपादन यहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको भारत में संवैधानिक स्थिति नहीं है शक्ति पृथक्करण की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में और राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति आपका राज्यपाल में वहां पे दी गई है। राज्यपाल में जो शक्ति है वह 154 के अधीन है और जो राष्ट्रपति में शक्ति है वो आपका आर्टिकल 53 के अधीन दी गई है। किंतु भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी भिन्न होती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह लेना होता है मंत्रिपरिषद से, कि वह जो है राष्ट्रपति सलाह लेता है मंत्रिपरिषद से, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों से ही किया जाता है तथा वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली को सरकार की स्थापना की गई क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया नहीं है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, कल्याणकारी राज्य का उदय प्रशासनिक अधिकारिता में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। कार्यपालिका का विधान संबंधी और न्यायिक कार्यों का सौंप दिया गया। ठीक है, कार्यपालिका को विधान संबंधी और न्यायिक कार्यों को सौंप दिया गया है। प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा नियम बनाने और निर्णय करने का कार्य भी किया जाता है। इस विकास से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का खंडन होता है। ठीक है, वहां पे जैसे यहाँ पे देखिए प्रशासनिक अभिकरणों को भी जो है उसको सौंपा गया है न्यायिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति पृथक्करण में आप लोगों ने देखा कि तीनों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे देखने को मिलती है कि इसका काम जो है कार्य एक दूसरे को सौंपा जा रहा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने जो है दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि भारत का संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को यहाँ पे स्वीकार नहीं करता है। न्यायमूर्ति फजल अली ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्यायालय शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आबद्ध नहीं है और ना ही इसको उस रूप में लागू किया जा सकता है जिस रूप में अमेरिका में इसको लागू किया गया है। ठीक है, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया, लेकिन भारत में ऐसा इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको संवैधानिक मान्यता भारत में नहीं है। राज्य का एक अंग दूसरे अंग के प्रधान कार्यों को आत्मसात नहीं करेगा, ऐसा वहां पे उच्चतम न्यायालय ने बोला। परिणाम स्वरूप यह निकला कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या एक भाग के उन कार्यों के जो आवश्यक रूप से होते हैं वो दूसरे के अनुग्रहण करने की अवज्ञा यहाँ पे नहीं देता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, यहाँ पे इसकी संवैधानिक मान्यता क्या है इसको हम देखते हैं।
कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की संवैधानिक मान्यता पर विचार इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में किया गया। इसमें मुख्य न्यायाधिपति ने जो है संप्रेषित किया यहाँ पे कि हमारे संविधान में सरकार की प्रमुख 3 शक्तियों का विभाजन की मान्यता दी गई है। न्यायिक शक्ति, राज्य की न्यायिक शक्ति के अर्थ में आपका यहाँ पे न्यायपालिका में हो जाएगी कि न्यायिक शक्ति आपकी किसमें है, न्यायपालिका में है। कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति उनके अलग अलग क्षेत्र में निहित होती है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायपालिका की शक्तियां कार्यपालिका या फिर विधायिका के पास चली जाएं और उसमें भाग लें, या फिर विधायिका या फिर कार्यपालिका की शक्तियां न्यायपालिका में चली जाएं और उसमें भाग लें, यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पे जो है और भी कुछ चीजें बताई गई। यहाँ पे जैसे आपका संवैधानिक मान्यता है इंपॉर्टेंट, वहीं पे इसका एक दूसरा भाग आधारिक संरचना का भाग हो जाता है। किसमें यह आधारिक संरचना का भाग हो जाएगा, ये आपका जो है भारतीय संविधान में पृथक शक्ति पृथक्करण का जो वहां पे प्रश्न उठता है उसमें यह एक भाग हो जाता है आधारिक संरचना का भाग। दूसरा आपका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का स्रोत संविधायी शक्ति हो जाता है। तीसरा आपका संविधायी शक्ति हो जाएगा और चौथा आपका अवरोध का सिद्धांत हो जाएगा। किसमें ये प्रश्न उठते हैं, किसमें आपका जो है ये प्रश्न जो उठेंगे ये आपके भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर उठते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।